हेलो गाइस, आज हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इससे आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से एमसीक्यूज और रिवीजन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, फ्रेशली ड्रिंक्स प्रोवाइड्स फ्रूट जूसेस टू अ नंबर ऑफ सुपरमार्केट चेन्स दैट सेल देम अंडर देयर ओन लेबल। Its marketing manager explains, we have got a large number of products. Our freshly squeezed orange juice is doing fine, high market share. The market for orange juice appears to be matured with low growth rate. We have got advanced production and bottling equipment and long-term contracts with some of major growers. Which position best fits the orange juice products as per BCG matrix? ऑप्शन ए है कैश काउ, ऑप्शन बी है क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी डॉग। और क्योंकि यहाँ पर मेच्योर्ड है, ऑरेंज जूस की बात करें, देखिए यहाँ पर ऑरेंज जूस की बात अगर हम करते हैं तो मेच्योरिटी आ चुकी है, एडवांस प्रोडक्शन चल रहा है, मार्केट शेयर हाई है, तो ये कौन सी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है? कैश काउ को। द आंसर वुड बी कैश काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निकोले हैज inherited a restaurant from her uncle. The restaurant had been underperforming and was closed 6 months ago. 6 महीने पहले बंद हो गया था। Nicole wants to begin a new restaurant in the premises with a new name and new cuisine. The following are primary activities of the value chain that Nicole should consider accept. Accept का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको प्राइमरी एक्टिविटीज दी गई हैं, उनमें से कोई एक ऐसी होगी जो प्राइमरी एक्टिविटीज में नहीं आती और वो आपको बताना है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? राइट। तो क्वेश्चन है, इनबाउंड लॉजिस्टिक ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट होता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, मार्केटिंग ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आता है और टेक्नोलॉजी ये आता है सपोर्ट सर्विसेज में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, विच इज exception to the primary activities, right? Moving to the next question, we have heard countless heartbreaking stories from the companies that are facing immense pressure on their cash flow due to the economic crisis brought on by the COVID-19 pandemic. कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज़्यादा कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है और बहुत प्रेशर पड़ रहा है कंपनियों के ऊपर। To adopt to the changing environment, companies should undertake SWOT analysis. कंपनी को SWOT analysis करना चाहिए. Which of the following is a threat affecting the companies? आपको बताना है ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सी थ्रेट होगी कंपनी के लिए इन दिस सिचुएशन, ये आपको आंसर देना है। राइट। कस्टमर आर लाइकली to cut back on discretion any expenditure and may move to the lower cost rivals. ये पॉसिबिलिटी है कि कस्टमर जो है अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में जो आपके राइवल हैं लोअर कॉस्ट वाले उन पर मूव कर सकते हैं। यस, आपको ये तो थ्रेट है ही है भाई, ये तो थ्रेट है ही है, क्योंकि कोविड के टाइम पर क्या था, पैसों की शॉर्टेज थी तो लोग मूव करेंगे कस्टमर उस प्रोडक्ट पे जो लोअर कॉस्ट में अवेलेबल होगा। लॉस ऑफ की स्टाफ, अगेन दिस इज अगेन ए थ्रेट, क्योंकि स्टाफ भी जो की स्टाफ है वो भी छोड़ के चला जाएगा, आप उसको कम पैसे दे रहे होंगे, प्रमोशन के चांसेस कम है तो वो भी मूव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगेन इट इज ए थ्रेट। टेंडर फॉर न्यू क्लाइंट, दिस इज अपॉर्चुनिटी नॉट ए थ्रेट, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो यहां पर पूछा गया था कि थ्रेट क्या हो सकती है, तो ए भी थ्रेट है और बी भी थ्रेट है, तो योर आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। क्लियर है बेटा, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको क्या करना है? मैच द कोर कॉम्पिटेंसेस फॉर द फॉलोइंग इंडस्ट्री। आपको कोर कॉम्पिटेंसेस मैच करनी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं और आपको बताना है इसको कोर कॉम्पिटेंसी को मैच करना है इंडस्ट्री के साथ में। चलिए मैच करना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोर कॉम्पिटेंसी क्या हो सकती है? स्टाइलिंग, एफिशिएंट डीलर, रेपुटेशन, इनोवेटिव न्यू पॉलिसीज, राइट मिक्स अवेलेबल इन ईच, स्टोर प्राइसिंग, हेल्थ एस्पेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और सुपर मार्केट इंडस्ट्री। तो आपको क्या करना है? 4 इंडस्ट्री हैं और 4 कोर कॉम्पिटेंसी दे रखी है, आपको इसको मैच करना है, राइट। चलिए लेट्स बिगिन, देखते हैं जरा इसमें लाइफ इंश्योरेंस का तो
होता है आपका ये वाला हेल्थ एस्पेक्ट्स। नहीं, हेल्थ एस्पेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हेल्थ एस्पेक्ट तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ मैच करता है। इसकी कोर कॉम्पिटेंसी ये होती है हेल्थ एस्पेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर होता है ये पॉलिसीज, न्यू पॉलिसीज, ज़्यादा से ज़्यादा ये कोर कॉम्पिटेंसी होती है। वहाँ पर रेपुटेशन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, न्यू पॉलिसीज होनी चाहिए, ये कोर कॉम्पिटेंसी होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। और चलते हैं ऑटोमोबाइल में, हमारा बचेगा यस स्टाइलिंग, एफिशिएंट डीलर नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस, ये कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और बच गया हमारा सुपरमार्केट इंडस्ट्री, और ये हो गया राइट मिक्स के साथ में। सुपरमार्केट इंडस्ट्री में राइट मिक्स अवेलेबल है अगर स्टोर पे और राइट प्राइसिंग है तो ये कोर कॉम्पिटेंसी माना जाता है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट का ए। फर्स्ट का ए किस में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सेकंड का डी, ये बी है तो ये नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा। एक बार रीचेक कर लेते, थर्ड का बी आ रहा है और फोर्थ का आ रहा है सी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट। ये आपको मैच करना था यहाँ पे कोर कॉम्पिटेंसी को विद रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैच करना है, लेकिन यहाँ कुछ और मैच है। मैच क्या है यहाँ पर, मैच द कॉलम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ सॉर्ट एनालिसिस। सॉर्ट एनालिसिस के रिस्पेक्ट में आपको मैच करना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, एबी इज ए सुपरमार्केट चेन ऑपरेटिंग इन नॉर्थ इंडिया। करंटली एबी इज seeking to enhance its shareholder value as its main objective. Therefore, the SWOT analysis can be used to identify how the businesses can be built on its strength and take corrective action for its weakness. तो SWOT analysis आपको बेसिकली बताना है यहाँ पर वेल एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ। अगर वेल एस्टैब्लिश्ड है तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ होगी, राइट। दूसरा पॉइंट है नॉट मच अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर ऑर्गेनिक ग्रोथ इन द नॉर्थ। अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है, आप ग्रो नहीं कर सकते, इंटरनल है, तो ये होगी आपकी वीकनेस। फिर आता है रिडक्शन इन द कॉम्पिटिटिवनेस एज वेल एज लूजिंग मार्केट शेयर ड्यू टू रिसेंट मर्ज ऑफ टू राइवल्स। तो ये एक्सटर्नल हो गया, और एक्सटर्नल में ये आ गया आपका थ्रेट, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ डेट in turn resulting in lower cost as debt is the cheaper than equity. of course debt cheaper source of finance होता है, और ये पॉसिबिलिटी है कि आप डेट को यूज करके अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। दिस इज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद यू। तो हम मैच कर लेंगे फर्स्ट का ए यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और सेकंड का बी यहाँ पर सी आ रहा है तो ये नहीं होगा। सेकंड का बी यहाँ पर आ रहा है, थर्ड का डी हो गया और फोर्थ का सी हो गया। तो दैट मीन्स ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ पर भी अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न में आपको शॉर्ट एनालिसिस को मैच करना है। यहाँ पर देखिए शॉर्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेट्स बिगिन, चेक करते हैं जरा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, इसको जरा एक बार टैली करते हैं यहाँ पर। और चलिए लेट्स बिगिन। टेंडर फॉर ए मेजर कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको टेंडर मिल रहा है एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट का तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। राइवल कंपनीज इन द इंडस्ट्री ट्राइंग टू पिच फॉर एंड रिक्रूट की स्टाफ। आपकी राइवल कंपनी जो है वो पिच कर रही है और की स्टाफ को रिक्रूट कर रही है अपने पास में, तो ये आपके लिए थ्रेट बन सकती है नियर फ्यूचर के अंदर में। दिस इज ए बिग थ्रेट फॉर यू। वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो, अगर आपका वेल डाइवर्सिफाइड क्लाइंट पोर्टफोलियो है तो ये आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, ताकि आप यहाँ पर विन विन सिचुएशन कर सकते हो। और हाई लेवल ऑफ रिसीवेबल, ये इंटरनली है आपका, आपके रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उधार बहुत ज़्यादा देते हो, या आपकी आप कह सकते हो कि आपकी डेट रिकवरी जो है बड़ी पुअर है। दिस इज वीकनेस फॉर यू, ठीक है, और ये इंटरनल भी है। तो आंसर होगा फर्स्ट का हमारा हो गया सी, फर्स्ट का सी एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, और सेकंड का होना चाहिए डी, जो यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आंसर ये होना चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं, थर्ड का ए हो गया और फोर्थ का हमारा हो गया बी, राइट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। गॉट इट, पक्का। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है चलिए कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन है तो क्या हुआ, पहले हम इसका ना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछ के आ रहा है ये। लास्ट पॉइंट, क्लासीफाई द स्टील फोर्जिंग एसबीयू इनटू द मोस्ट एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स। आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट मैट्रिक्स में एसबीयू, ये जो स्टील फोर्जिंग एसबीयू है, इसको क्लासीफाई करना है कि वो स्टार में आएगी, कैश काउ में आएगी, डॉग में आएगी, क्वेश्चन मार्क में आएगी, ये आपको क्लासीफाई करना है बेसिकली इसके अंदर में। तो आप क्या करोगे, इसके पॉइंट ढूंढना शुरू करोगे और उससे पता चलेगा कि इसको हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, स्टार में,
कैश काउ में, डॉग में या क्वेश्चन मार्क में, राइट? Catalyst Polymers, a textile producing firm, has witnessed unprecedented sales growth in the last few years due to favorable market condition abroad. As a result, the company diversified its activities to chemical manufacturing, okay, steel forging and metal die manufacturing. The investment in steel forging in particular has not been successful, oh, due to strict environment laws enacted by the government. द सैड स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, सैड का मतलब किसकी बात कर रहे हैं अभी? स्टील फोर्जिंग एसबीयू की बात कर रहे हैं, ओके? सैड एसबीयू दो जनरेट्स एनफ कैश टू सस्टेन, ये वर्ड कुछ समझ आ रहा है कि अपने लिए उतना ही कैश जनरेट कर सकते हैं जितना कि जरूरी है। डज नॉट हैव मच फ्यूचर, फ्यूचर नहीं है। समटाइम्स रिक्वायर कैश फॉर सर्वाइवल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने कंसेप्ट ढंग से किया तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कैटेगरी जिसमें हम केवल अपने लिए उतना ही कैश जनरेट कर पाते जितना कि जरूरी है, फ्यूचर का कोई ग्रोथ नजर नहीं आता और समटाइम्स कैश की भी जरूरत पड़ती है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डॉग। क्योंकि नॉर्मली डॉग क्या करता है? उतना ही खाता है जितना उसको जरूरत होती है और वो फ्यूचर के लिए कुछ भी मेंटेन करके नहीं रखता है ना, और कई बार भूखा भी सो जाता है, उसको कैश की रिक्वायरमेंट खाने की जरूरत पड़ती रहती है। तो इसको हम क्लासिफाई करेंगे डॉग कैटेगरी में, यानी ये जो एसबीयू है स्टील फोर्जिंग, ये किस में क्लासिफिकेशन होगा? डॉग में, राइट? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडोल्फ प्ले स्पोर्ट्स वियर सेल्स ए वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स वियर अंडर इट्स ओन वेल नोन ब्रांड नेम, ओके? इन ऑर्डर टू हैव डिटेल्ड स्ट्रैटेजीज फॉर द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रेंथ, ओके? हमें बताना है कि शॉर्ट एनालिसिस के हिसाब से क्या स्ट्रेंथ नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें ये बताना है। तो हाई मार्केट शेयर, भाई ये तो अच्छी बात है। एक्सलेंट ब्रांड अवेयरनेस, ये भी स्ट्रेंथ है। हाई मार्केट शेयर, ये भी स्ट्रेंथ है। सी, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 10%, ओके, ये भी भैया स्ट्रेंथ है। पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट टू बी इंट्रोड्यूस इन द मार्केट फॉर न्यू स्पोर्ट एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज अपॉर्चुनिटी। पॉसिबिलिटी है ना, न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के डे पर, है ना? तो दिस इज नॉट स्ट्रेंथ, दिस इज अपॉर्चुनिटी। तो पहला स्ट्रेंथ है, बी भी स्ट्रेंथ है, सी भी स्ट्रेंथ है। क्या नहीं है? दैट इज ऑप्शन डी, इट्स नॉट ए स्ट्रेंथ, दिस इज अपॉर्चुनिटी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है, अ न्यूज़पेपर इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5 years, 5 साल के लिए प्लान कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंसेस शुड इट कंसीडर एज ए पार्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस? जब एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस करते हैं तो डेमोग्राफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कि किसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो आपको जो कंसीडरेशन करनी है वो किसके एंगल से देखना है? डेमोग्राफी के इन्फ्लुएंस है, राइट? टैक्स ऑन न्यूज़पेपर नहीं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है, और हमारा इंक्रीज मोबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड रिक्वायर्स डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन, ये पार्ट है डेमोग्राफी का। मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है और डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन आ रहे हैं, दिस इज द पार्ट। एक बार चौथा भी देख लेते हैं, कार्बन एमिशन नहीं, ये तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा ओनली थर्ड, दिस वन। डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस जो हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस में करेंगे वो इस मोबिलिटी को चेक करेंगे और डिफरेंट लैंग्वेज वर्जन में कैसे इसको हम कर सकते हैं, दैट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन while planning for the next 5 years for the newspaper, right? Next question पर आते हैं। Beverage company has more than 500 soft drink brands, okay, but none of them is anywhere close to its premium brand One Sip. इनका एक प्रीमियम ब्रांड है One Sip, अवेयरनेस में सबसे नंबर 1 पर है, रिवेन्यू में सबसे नंबर 1 पर है, प्रॉफिट में सबसे नंबर 1 पर है। तो हम उसको क्या कहेंगे? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई। उसको हम बोलेंगे कैश काउ, दूध देने वाली गाय। भाई जो प्रोडक्ट अवेयरनेस में नंबर 1 पर है, रेवेन्यू में नंबर 1 पर है, प्रॉफिट में नंबर 1 पर है, तो भाई वो मैच्योरिटी स्टेज पर है ना, इसका मतलब थर्ड स्टेज पर है, और उसको हम कैश काउ में कैटेगराइज करते हैं। अवेयरनेस भी ज्यादा, रेवेन्यू भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। सिंपल क्वेश्चन था, कैरी है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजीज बेस्ट फिट्स ट्रैकिंग पोल्स। आपको बताना है ये जो स्ट्रैटेजीज दे रखी हैं पोर्टर की,
तो जो क्वेश्चन है वो कौन सी स्ट्रैटेजी में फिट बैठेगा, कॉस्ट लीडरशिप में, डिफरेंशिएशन में, फोकस कॉस्ट लीडरशिप और फोकस्ड डिफरेंशिएशन। तो क्वेश्चन ये है, लेट्स चेक करते हैं जरा। ट्रैकिंग पूल्स is a small company based in the Himalayan ranges in India. It is known in the region for its hill walking sticks. Okay, ये hill walking sticks बेचती है कंपनी ट्रैकिंग पोल्स हिमालयन रेंजेस में। ट्रैकिंग पोल सेल स्पेशलिस्ट वॉकिंग इक्विपमेंट इन द स्मॉल शॉप एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स के फुट पर छोटी सी शॉप में ये स्पेशलिस्ट वॉकिंग इक्विपमेंट बेचती है कंपनी। They do not have a website. Oh my God, वेबसाइट नहीं है इनके पास में। इसका मतलब ये बड़ा फोकस्ड कर रहे हैं, देखो ठीक है। Yet have been able to sell their products at premium prices, वो प्रीमियम प्राइस पर बेच रहे हैं। देखो पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है, बिकॉज दे आर सेलिंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, ट्रैकिंग पोल्स के लिए एक स्पेशलिस्ट वॉकिंग इक्विपमेंट बेच रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी। बट लेकिन किंतु परंतु अगर आप देखें तो इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, ये केवल और केवल फोकस्ड स्मॉल शॉप लेकर के बैठे हैं। यानी इनकी जो स्ट्रैटेजी आएगी वो आएगी फोकस्ड डिफरेंशिएशन कैटेगरी में, क्योंकि इन्होंने एक पर्टिकुलर फोकस कर रखा है कि जो लोग वहां पर आएंगे हम केवल उन्हीं को बेचेंगे। ये ग्रोथ ओवरऑल डिफरेंशिएशन जो है मतलब जनरिक बेसिस पर इन्होंने नहीं क्रिएट किया, तो ये फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, The underlying message of CEO in your opinion is that of A। यानी ये जो मैसेज ऊपर दिया गया है CEO के द्वारा, उसको आप किस में कैटेगराइज करोगे? बिजनेस मिशन स्टेटमेंट में, बिजनेस डेफिनेशन स्टेटमेंट में, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट में, या स्ट्रैटेजिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टेटमेंट में? ये आपको बताना है। ठीक है, द फॉलोइंग इज द मैसेज ऑफ ए CEO टू ऑल हिज डिविजनल हेड्स। इट इज सिग्निफिकेंट। अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को बड़ा केयरफुली पढ़ना है और ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि विजन स्टेटमेंट है, डेफिनेशन स्टेटमेंट है, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टेटमेंट है। राइट, इट इज सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द परसिस्टिंग नीड फॉर डेवलपिंग न्यू विस्टास ऑफ वर्क एंड दैट ऑफ कोर्स इज प्रेसिडेड बाय द एक्यूट नीड फॉर द एबिलिटी टू अडॉप्ट द एवर चेंजिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड। We at the Chrome Limited have identified that embracing to digital technology is where our future lies, and we shall all pledge to make this transition a successful choice, which will definitely entail a few organizational changes। ये आपको ऐसे नहीं लग रहा कि बिजनेस को डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पर कि हम बिजनेस में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो ध्यान से देखो जरा, ठीक है। Acute need of ability to adopt ever-changing external world. We have identified embracing to digital technology. हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया है, हमने प्लेज किया है कि हम इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुल चॉइस बनाएंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बिजनेस को डिफाइन कर रहा है। जो CEO ने ओपिनियन दिया है दैट इज बेसिकली अ बिजनेस डेफिनेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, What did मिसेस सुनीता हिंट एट? मिसेस सुनीता क्या हिंट दे रही हैं? क्या वो रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस का हिंट दे रही है, लिक्विडेशन का दे रही है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का दे रही है, या डेवलपमेंट का दे रही है? ये आपको बताना है। मिक्स फिक्स was having a tough time with its operations and wanting to restructure itself from scratch। Okay, मतलब जीरो से अपने आपको रिस्ट्रक्चर करना चाह रही है मिक्स फिक्स कंपनी, बहुत टफ टाइम चल रहा है बेचारे के साथ। फॉर दिस दे कंसल्ट ए वेटरन इन बिजनेस स्ट्रैटेजी मिसेस सुनीता के। मिसेस सुनीता के को इन्होंने हायर किया, कंसल्टेंसी ली कि भैया आप बताओ हम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत टफ टाइम चल रहा है। तो आगे क्या हुआ देखो जरा। हु पोस्ट एनालिसिस, यानी मिसेस सुनीता के ने एनालिसिस करने के बाद उनसे क्या कहा, योर डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव, यानी आपके मरे हुए बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है जिंदा बिजनेस से। दैट मीन्स बिजनेस को मार दो, मार दो मतलब खत्म कर दो, लिक्विडेट कर दो। कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप बिजनेस को बंद कर दोगे, मर जाएगा, तो आपको शायद ज्यादा वैल्यू मिलेगी बजाय उसको चलाने के। तो यहां पर हिंट किसका मिल रहा है, लिक्विडेशन का। तो ये लाइन आपको याद रहेगी, योर डेड बिजनेस इज वर्थ मोर देन अलाइव। तो क्या हिंट मिल रहा है, लिक्विडेशन का। नेक्स्ट पर आते हैं। इन कंटेक्स्ट टू BCG मैट्रिक्स which of the following statement is not correct?
आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है बीसीजी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में, विच वन इज नॉट करेक्ट। बीसीजी एज्यूम्स दैट ऑल प्रोडक्ट्स विल ग्रो एंड मैच्योर। अरे भाई यही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट नहीं है। अगली देखते हैं, क्योंकि अगर बीसी भी नहीं होंगे तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा हमारा। द बीसीजी कैन बी यूज्ड टू एग्जामिन अ कंपनीज करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ये तो सही है भाई, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ कंपनी विद ओनली कैश काउ एंड डॉग्स हैज लिमिटेड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। यस, ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स होता है, क्योंकि कैश काउ जो है हमारी स्टेज जो आ जाती है वो थर्ड स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, और डॉग्स होगी हमारी फोर्थ में, तो उनका जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट तो काफी शॉर्ट ही रह जाता है उसके अंदर में। तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बीसीजी एज्यूम्स दैट ऑल प्रोडक्ट्स विल ग्रो एंड मैच्योर इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें कि मार्केटिंग का टाइप पूछ रहा है हमसे, डिफरेंशियल मार्केटिंग होगी, सिंक्रो मार्केटिंग होगी, प्लेस मार्केटिंग होगी या कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, ये हमें शायद बताना होगा इस क्वेश्चन में। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। A famous restaurant enjoys full occupancy during the lunch and dinner time for the last few months. In fact, many customers go back as they have to wait for their turn. Oh my God! Customer वापस चले जाते हैं, नंबर भी नहीं आता। ओहो। Between 15 hours to 18 hours, मतलब दोपहर के 3 बजे से शाम के 6 बजे तक, the occupancy rate is near to nil। हाँ भाई, लंच का टाइम थोड़ी है भाई, तो नील ही होगा। To raise the footfalls of the customers during this lean time, यानी ये 3 घंटे में जो उनका रेस्टोरेंट खाली रहता है उसके लिए उन्होंने क्या किया, द ओनर ऑफर्स आर डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन टोटल बिल। जो भी बिल आएगा उसका 20% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे अगर कस्टमर इन 3 घंटों में आता है। अरे ये तो सिंपल है, सिंक्रो मार्केटिंग की बात कर रहा है, बात समझ आ गई। ठीक है, तो 3 घंटे के लिए जो मार्केटिंग को प्रमोट किया जाता है शॉर्ट टर्म टाइम के लिए या कुछ ऐसे वीक डेज के लिए जहां पर आपका फुटफॉल नहीं है, उसको बोलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज दिस वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या पूछा है, अगेन स्ट्रैटेजी पूछी है कि वो फोकस होगी, बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर होगी, कॉस्ट लीडरशिप होगी या डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी होगी, ये आपको बताना है। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये आपको बतानी है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी यहां पर काम करेगी। संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए कफ सिरप जेनस। ओके, इट हैज मॉडिफाइड जेनस सिरप claiming that the Zenus cough syrup is a sugar free, and the consumer will not feel drowsiness after consuming this cough syrup। पता है नॉर्मली कफ सिरप जब भी लोगे ना, खांसी होती है जो आप कफ के लिए कोई भी दवाई लेते हो, तो वो नॉर्मली उसको पीने के बाद ना सुस्ती आने लग जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्ट लिटिल बिट एल्कोहल का होता है जो डाला जाता है, जिससे थोड़ा सा आप ड्रॉजीनेस फील करते हो, नींद आ रही है, सुस्ती फील करना, कई लोग तो सो भी जाते हैं ऐसा कफ सिरप पी करके। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जेनस नाम का कफ सिरप बनाया है जो शुगर फ्री है। वाओ, क्योंकि नॉर्मली इसमें शुगर होती है, तो जो शुगर के पेशेंट है वो नॉर्मली उसको कम कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं, तो इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो शुगर फ्री है। ओके, और उसके बाद उसको पीने के बाद में ड्रॉजीनेस भी फील नहीं होगी। कंज्यूमर्स फाउंड दिस प्रोडक्ट एज यूनिक। अब देखो ये जो वर्ड है ना, समझ आ गया? कर दो मार्क। डिफरेंशिएशन यार, सिंपल सी बात है, एक तो यूनिक है, शुगर फ्री है, ड्रॉजीनेस भी फील नहीं होगी, कुछ नया है। और आगे देखो, सेल्स ऑफ जेनस कफ सिरप हैज इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड, बहुत तेजी से इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ द शुगर फ्री सिरप इज हायर बट बाय 20%। 20% प्राइस हाई होने के बावजूद भी ये बिक रहा है। तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो यूज हो रही है संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है? डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इज दैट क्लियर? पक्का? चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको पढ़े फटाफट, मैं इतने फटाफट पानी पी लेता हूं। डी मार्ट सेल्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एट होलसेल प्राइसेस फॉर रिटेल कस्टमर। डी मार्ट का नाम सुना होगा आपने, हमने शायद शॉपिंग भी की होगी। होलसेल प्राइसेस पर ये कस्टमर को सामान देते हैं, तो कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट लीडरशिप। लॉक कर दूं? क्योंकि वो होलसेल प्राइस पर दे रहे हैं ना, तो कॉस्ट को कम करके दे रहे हैं, तो कॉस्ट के लीडर हैं भाई, बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क में बेचते हैं, तो उनका कॉस्ट लीडरशिप जो स्टाइल है वो इस स्ट्रैटेजी डीमार्ट यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले हम ऑप्शन देखते हैं ना, थोड़ा हिंट मिल जाता है, ऑप्शन को देखते हैं कि किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन जाने वाला है।
कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, स्ट्रैटेजिक लेवल, बिजनेस लेवल। ओके, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी इज द अबव आईटी सिस्टम मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू। मतलब आईटी सिस्टम में जो स्ट्रैटेजी यूज की गई है वो कौन से लेवल से लिंक्ड करती है, वो आपको बताना है। और हमारे पास में ऑप्शंस हैं, A Limited has recently decided to install a new IT system to improve the efficiency of its payroll function. A Limited believes that this will reduce the cost of running the payroll system by 20%. ये तो फंक्शनल लेवल है, क्योंकि पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ये स्ट्रैटेजी यूज हो रही है। सिंपल क्वेश्चन, समझ आ गया? कॉर्पोरेट लेवल पे थोड़ी है भाई, ये तो एक पेरोल सिस्टम हमने फंक्शन में एक आईटी सिस्टम इन्वॉल्व कर दिया जिससे पेरोल सिस्टम आसानी से रन कर सके और टाइम और कॉस्ट हमारी बच सके। तो दिस इज फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं, रिस्क एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस, एडीएल मैट्रिक्स और सिनेरियो एनालिसिस। अरे बाप रे, मतलब अगर आपको चारों के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका आंसर दे पाओगे। माय गॉड। चलिए, क्वेश्चन भी है, व्हाट टूल कैन हेल्प हर इन दिस रिगार्ड। कौन सा टूल हेल्प करेगा ये आपको बताना है। रिस्क एनालिसिस, बीसीजी एनालिसिस, एडीएल मैट्रिक्स और सिनेरियो एनालिसिस। ओके, श्रेया, द ओनर ऑफ कलाकारी बुटीक्स wanted to reduce uncertainty of their business strategy, for which she gathered a lot of information from peers, groups, industry reports and experts. Oh हो, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको एक 4 वर्ड से आपको पता चल गया होगा। पीयर से, अपने बड़ी बड़ी कंपनियों से, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ग्रुप से कलेक्ट करना, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स को पढ़ना, एक्सपर्ट की राय लेना, इट इज कॉल्ड सिनेरियो एनालिसिस। ठीक है, तो कौन सा टूल हेल्प करेगा, वो सिनेरियो एनालिसिस ही है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, क्योंकि रिस्क की बात नहीं रही, बीसीजी एडीएल इससे कंसर्न नहीं करता, करेक्ट आंसर वुड बी सिनेरियो एनालिसिस। नेक्स्ट पर आते हैं, पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट, मतलब शॉर्ट से कहीं कहीं लिंक आइए। एज ए पार्ट ऑफ एबीसी's कॉर्पोरेट एनालिसिस, दीज 3 न्यू बिजनेसेस वुड बी। ओ, ये बताना है कि जो 3 न्यू बिजनेस की बात कर रहा है वो क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC is a marketing consultancy business. Okay, ABC's most recent corporate analysis has identified that 3 new businesses have recently entered its market. 3 नए बिजनेस हैं जो मार्केट में एंटर हो चुके हैं एंड स्टार्टेड एग्रेसिवली टारगेटिंग ABC's की क्लाइंट। ABC के की क्लाइंट को टारगेट कर रहे हैं। अरे सिंपल भाई, ये तो साफ पता चल रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और बिजनेस के लिए बहुत बड़ी थ्रेट लेकर आ रहा है, उसके की क्लाइंट पर अटैक किया जा रहा है। इट्स ए थ्रेट फॉर ABC कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन है सेल्स, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड पर्सनल सेलिंग। इससे ना एक हिंट मिल जाता है क्वेश्चन को हमें कहां लेके जाना है, क्या पूछने की कोशिश करेगा। तो पहले आपको ना हमेशा ऑप्शंस पे एक बार नजर मार लेनी चाहिए, बहुत इजी रहता है। अब फिर यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी डिड एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड अडॉप्टेड। तो आपको बताना है कि प्रमोशनल एक्टिविटी कौन सी है जो इस कंपनी ने चूज की है, अडॉप्ट की है। एवर यूथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, द मेकर्स ऑफ फील फ्रेश सोप्स have been suffering from low sales volume from the last 6 months, okay, due to stiff competition. Okay, competition में ऐसा होता ही है, sales volume हमेशा गिर जाता है। To regain its position, Ever Youth Beauty Products Limited launched various schemes. देखिए यहाँ से आपका वर्ड शुरू होता है। As a win a phone every hour, हर घंटे में एक फोन मिलेगा। स्क्रैच कार्ड, स्क्रैच करो कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा। बाय वन गेट वन फ्री एंड कॉन्टेस्ट। ये 4 चीजें जो है ना, these all are the part of sales promotion। समझ गए मेरी बात बेटा? सेल्स प्रमोशन होता क्या बेसिकली, जब कस्टमर आपके द्वार तक आ जाए फिर आप उसको एकदम हंट करो कि भैया तू खरीद ले, अब जाएगी मत तू यहाँ से। वो जो स्कीम्स होते हैं उसको सेल्स प्रमोशन टेक्निक बोलते हैं। जैसे कि अगर आप हर घंटे में फोन मिलेगा आपको, फटाफट प्रोडक्ट खरीद लो। स्क्रैच करो जी, सामान खरीदते वक्त आपको ज्यादा मिलेगा तो पर्सन 1 की जगह 2 भी खरीद लेता है। तो ये जो सेल्स प्रमोशन, ये जो प्रमोशनल एक्टिविटी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सारी की सारी आती है सेल्स प्रमोशन के अंदर में। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन की ऑप्शंस क्या हैं? ओ माय गॉड, दे शुड बी क्लियर एंड क्वांटिफाइबल, कंसाइज, चैलेंजिंग, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर कंपैरेटिव अप्रेजल। ओके, तो अभी पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द अबव विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव हैज नॉट बीन गिवन
मच इंपॉर्टेंस। देखो नेगेटिव एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो नीचे 4 पॉइंट दे रखे हैं, किसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। ओ ओ ओ मतलब जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, तो कुछ बातों को हम ध्यान रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्लियर और क्वांटिफाइबल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर कंपैरेटिव अप्रेजल के लिए होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, राइट। अब ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। पढ़ते हैं भाई। Meva Limited had a huge capacity of 40,000 kiloliters production of kerosene oil, and they were able to achieve 90% of its almost always, while the teams were also aware that they can achieve 100% capacity with very less efforts, but always kept margins. Okay. देखो इनकी कैपेसिटी कितनी, 40,000 क्लियर, मतलब इनका क्वांटिफाइबल भी है और ऑब्जेक्टिव क्लियर भी है इनका, है ना। और अगर मैं बात बोलूं इनकी कंसाइज भी है, और इसमें लिखा हुआ है कि 100% कैपेसिटी पे लेस एफर्ट पे कर सकते हो और 90% ऑलमोस्ट अचीव कर रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड भी आपके पास फिक्स हो गया, आप उसको कंपैरिजन भी कर सकते हो। लेकिन ये जो वर्ड है ना, बट ऑलवेज कैप्ट मार्जिन, मतलब यहाँ पर चैलेंजिंग भूल गए हैं। ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो चैलेंजिंग होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने हमेशा मार्जिन रखा कि नहीं नहीं हम तो इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं भाई। अगर हमारी 100% कैपेसिटी तो 90% हम अचीव करेंगे। आगे भी पढ़ते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। Further, the business team was planning to set up 2 more plants of 20,000 kiloliter capacity each in next 5 years. This was a welcomed move from the state government as well. अब देखो आप 40,000 लीटर की कैपेसिटी है और आप 20,000 लीटर बना रहे हो, तो चैलेंजिंग कहाँ हो, वो तो ऑटोमेटिकली अचीवेबल है यार। भाई आप 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो और मैं आपको 6 घंटे पढ़ने के लिए बोलूं, तो चैलेंजिंग कहाँ हुआ वो, ठीक है। तो यहां पर जो एस्पेक्ट इग्नोर किया गया है वो क्या होगा हमारा, दे शुड बी चैलेंजिंग, ये एस्पेक्ट इग्नोर किया गया है, राइट। दृष्टि केयर इज ए नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ओके। Drishti Care is a not-for-profit eye hospital and research center. Which one of the following statement is likely to relate to Drishti Care's vision rather than mission statement? देखो अब आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट है, इसमें विजन स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। दृष्टि केयर प्लेसेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल एल्स। दृष्टि केयर विल बी द ग्लोबल लीडर इन कटिंग एज आई सर्जरी, ऑफर्स कंसल्टेंट्स strive to continuously improve surgical techniques। अब देखो कैसे पता चलेगा इन चारों में से विजन कौन सी है। विजन स्टेटमेंट फ्यूचर के लिए होती है, हम फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। मिशन होता है हम आज क्या कर रहे हैं उसके लिए। अब ये मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है, ये भी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है, ये भी मिशन स्टेटमेंट का पार्ट है। विल बी ये विजन स्टेटमेंट का पार्ट है, समझ के बात, विल बी फ्यूचर, समझ के बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। डाइवेस्ट, हार्वेस्ट, होल्ड और बिल्ड। अच्छा हमें ये बताना होगा इन चारों में से। सच ए स्ट्रैटेजी कहाँ से शुरू है, शुरू से पढ़ लेते हैं। बाबा प्राइवेट लिमिटेड हैज 17 फैक्ट्रीज। ओ माय गॉड क्या बात है, 17 फैक्ट्रियां, मजे आ गए भाई, ग्रेट। ओके, 9 ऑफ विच दे रिसेंटली गेव टू दी अदर प्रोड्यूसर्स ओनली, मतलब उनमें से 9 उन्होंने किराए पर दे दी। दिस हैज इंक्रीज देयर कैश इनफ्लो टू अ ग्रेट एक्सटेंट and they are enjoying this surplus by investing the same in the financial assets। ओ हो 17 फैक्ट्रियां तो उन्हें 9 किराए पे दे दी भाई, फुल फ्लेज पैसा आ रहा है, और बरसात हो रही है ना पैसे की। तो भाई इसको बोलते हैं हार्वेस्ट करना। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप पैसा ला रहे हो और उससे आप फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, यानी आपने जो बीज बोया था भाई फसल काट रहे हो ना। आपने कभी 9 फैक्ट्रियां, ये 10 फैक्ट्रियां, 17 फैक्ट्रियां खरीदी होंगी, बनाई होंगी, आज उनसे आप फसल काट रहे हो, वो 9 फैक्ट्रियां किराए पर देकर आप मजे ले रहे हो, तो इसको हम हार्वेस्ट ही तो बोलेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेविस एंड लॉरेंस हैव प्रपोज्ड 3 डिस्टिंक्ट फेसेस। हाँ 3 फेसेस उन्होंने प्रपोज किए हैं। डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ओके। द फेसेस आर क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्सेस, ठीक है जी। प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है जी। और तीसरा आपको बताना है, ओ हो भैया तीसरा बताओ जी कौन सा है। तीसरा आएगा मैच्योर मैट्रिक्स, ठीक है। ये तो भैया नॉलेज वाला क्वेश्चन था, सीधा सीधा। नेक्स्ट पर आते हैं। ऑप्शन क्या है, प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक सर्विलियंस।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, लेट्स चेक। सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ assumptions ऑन विच स्ट्रैटेजी इज बिल्ट इज अचीव्ड बाय। देखो ये जो वर्ड है ना, ये आपको याद है जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था assumptions का दूसरा नाम क्या होता है, प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस को बेसिकली assumptions कहा जाता है। अगर आपको याद है मेरी क्लास के अंदर में आपने ये वर्ड पढ़ा था, मैंने इस वर्ड पे आपको अंडरलाइन कराया था कि प्रीमाइस का मतलब ही assumptions होता है ना, तो आपको सीधा सीधा आंसर पता चल जाएगा आपको। दे आर टॉकिंग अबाउट प्रीमाइस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, लैक ऑफ एनालिसिस एंड प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली प्रोएक्टिव, एंड इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक वर्क। मतलब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। इन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स स्ट्रैटेजी प्लानिंग envisaged entire situation and created a strategy framework, but in meantime after implementation it realized that its framework is not effective in certain unique unplanned situation। मतलब आपने स्ट्रैटेजी को जब इम्प्लीमेंट किया तो बीच में आपको पता चला कि जो फ्रेमवर्क आपने बनाया था स्ट्रैटेजी का वो कुछ अनप्लान्ड सिचुएशन में इफेक्टिव नहीं है। इसका रीजन क्या हो सकता है भैया, सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। स्ट्रैटेजी कोई सर पे थोड़ी कूद के आती है यार, आप प्रोएक्टिव बनाते हो और जो अनप्लान्ड सिचुएशन आती है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हो आप। तो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। इसी को तो रेफर कर रहा है ना। रीजन क्या हो सकता है, यही हो सकता है आपने एनालिसिस पूरा किया होगा, प्रॉपर प्लानिंग की होगी, ठीक है। स्ट्रैटेजी इज हाईली रिएक्टिव, सर हाईली नहीं सर, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। और इससे पहले ऑप्शन क्या था, इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। स्ट्रैटेजी बनाते वक्त आपने फ्रेमवर्क भी पूरा किया होगा, लेकिन यहां पर अनप्लान्ड की बात हो रही है, इसलिए इसका आंसर ये होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑप्शन क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ग्लोबलाइजेशन एंड विजन स्टेटमेंट। ओके, यानी अब आपको बताना है इसमें से द फिलोसफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स विद इन द कंसेप्ट ऑफ, ये वर्ड फिलोसफिकल बेस स्ट्रैटेजिक इंटेंट को कहा जाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और डिक्लाइन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन, इसे स्टेज बतानी होगी आपको। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी कर्व में कौन सी स्टेज पर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नीड टू कंसंट्रेट ऑन डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट, नंबर 1, फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, नंबर 2, ऑफरिंग इंसेंटिव्स, नंबर 3, टू अट्रैक्ट कॉम्पिटिटर्स कस्टमर टू स्विच। अगर आपने बहुत अच्छे से पीएलसी कर्व किया है तो आपका आंसर होगा सर मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ब्रांड लॉयल्टी बनानी पड़ती है और इंसेंटिव देने पड़ते हैं ताकि कस्टमर आपसे आके सामान खरीदे। तो करेक्ट आंसर इज मैच्योरिटी। चलिए आते लास्ट क्वेश्चन पर। हाई बट डिक्लाइनिंग सेल्स, ग्रोइंग नंबर्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, एडॉप्शन ऑफ प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी। ये भी उसी स्टेजेस के बारे में शायद बात कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं उससे पता चलेगा। ABC Limited has identified that all three of its main products are at the maturity phase of the PLC curve. Okay, which of the following is ABC Limited likely to be experiencing due to this? अरे भाई सेम चीज जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन, मैच्योरिटी स्टेज पर क्या होता है, यही तो चीजें देखने को मिलती हैं आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अभी आज हमने जितने भी क्वेश्चंस करे इनसे आई एम श्योर आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे और एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि जब हम एमसीक्यू को डील करेंगे एग्जाम के अंदर में तो हमें कैसे, किस तरीके से हंट करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को पढ़ के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए परफेक्ट आंसर को देना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, फॉर वॉचिंग दिस। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।